बाद वो बहुत अच्छी नौकरी लग सकते थे। किस प्रकार तिलक के अनुमोदन पर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उन्हें लंदन में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी और किस प्रकार इंडिया हाउस में रह करके उन्होंने भारत इंग्लैंड के अंदर युवा क्रांतिकारियों में एक नया जोश पैदा कर दिया था। आज हम उन्हीं वीडी सावरकर को आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से पढ़ने के लिए दोस्तों जा रहे हैं। इसलिए और क्योंकि अभी देश भर में और स्पेशली राजस्थान में कुछ वक्तव्यों को लेकर वीडी सावरकर लगातार चर्चा में है, इसलिए मेरा अपना मानना है कि इस बार आपके फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में वीडी सावरकर से आपका प्रश्न बन सकता है। और जैसा कि मैं कई बार आपको कहता हूं कि कलाम संस्थान पूरे रिसर्च के साथ इस बात का प्रयास करता है कि इस प्रकार से आपके सामने मटेरियल को प्रेजेंट किया जाए कि जिस प्रकार से ऑफलाइन के अंदर हमारी क्लासेस होती है, ठीक उससे बेहतर, उससे 21 जो है आपके सामने ये क्लासेस प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। तो आज दोस्तों हम भारत के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व जिनकी पहचान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के रूप में हुई है, उन वीडी सावरकर को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वीडी सावरकर का जन्म जो है 28 मई 1883 को, ध्यान रखना, वीडी सावरकर जो है इनका जन्म 28 मई 1883 को 1883 को महाराष्ट्र में, मतलब स्टेट जो होगा मराठा परिवार से थे। और इसके अंदर भी आप लोग ध्यान रखना, एक ब्लॉक आएगा नासिक, उस नासिक का भांगुर गांव था, नासिक का भांगुर गांव, इस भांगुर गांव के अंदर इस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। और जैसा कि हम जानते हैं 26 फरवरी 1966 को, 26 फरवरी 1966 को इनकी डेथ होती है। और इनकी डेथ के बारे में कई सारे पॉइंट्स हैं, जिसमें यूथनेसिया, इच्छा मृत्यु भी एक पॉइंट माना जाता है। वीडी सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को हुआ और उनकी डेथ जो है वो बेसिकली 26 फरवरी 1966 को होती है। आज हम इस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में पूरा एकदम खोल के पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले उस धारा को मैं बताना चाहूंगा जिस धारा से वीडी सावरकर थे। दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, वीडी सावरकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस फेज से माने जाते हैं? उदारवाद से, उग्रवाद से, गांधीवाद से? नहीं, इन तीनों से नहीं, बल्कि एक और धारा थी जिसको इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना, ये बेसिकली किस फेज में आएंगे? क्रांतिकारी राष्ट्रवादी। और ध्यान रखना, अंग्रेज इनको क्रांतिकारी आतंकवादी कहते थे, रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट। लेकिन ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, उनको टेररिस्ट कहना गलत होगा। हम ब्रिटिश शासन की आलोचना करते हैं। तो ध्यान रखना, वो किस धारा से होंगे? क्रांतिकारी राष्ट्रवादी धारा से होंगे। और क्रांतिकारी राष्ट्रवादी किस धारा होगी? इसकी भी दो धारा है। जो सेकंड धारा जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद वगैरह होंगे, उसमें नहीं, बल्कि ये प्रथम चरण में है, प्रथम धारा में है, जिसका कार्यकाल जो है प्रथम चरण, जिसका ऑफिशियली कार्यकाल 1907 से 1917 माना जाता है। आप लोग ध्यान रखना, इस चरण की घटनाएं जो है वो तो बेसिकली 1897 से ही शुरू हो जाती है। आप लोग ध्यान रखना, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की घटनाएं जो है ये बेसिकली 1897 में शुरू हो जाती है, जब चापेकर बंधुओं ने किस प्रकार से दो ब्लैक कमिश्नर रैंड और एरेस्ट की हत्या कर दी थी। अगर आपसे पूछे कि भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का पिता किसे कहते हैं, तो भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जो फादर है वो वासुदेव बलवंत फड़के कहते हैं। तो यहां पर फिर एक पॉइंट ध्यान रखना, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का पिता किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा वासुदेव बलवंत फड़के। और ध्यान रखना, ये बेसिकली जो ज्यादातर हुए ये महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण परिवारों से थे, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उन्हीं परिवारों से, उन्हीं मराठा राष्ट्रवादियों में से एक राष्ट्रवादी हुए जिन्हें इतिहास में वीडी सावरकर के नाम से जाना जाता है।
आप लोग दोस्तों ध्यान रखना, क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था हिंसा के माध्यम से ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता में एक प्रकार का डर, खौफ पैदा करना, स्वराज की ओर बढ़ना। सबसे पहले हम जिस स्वराज की बात करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कांग्रेस ने 1906 में स्वराज की घोषणा की, ध्यान रखना इन क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने स्वराज का सपना उनसे भी पहले देख लिया था। इनका उद्भव क्यों हुआ? क्रांतिकारी राष्ट्रवादी उद्भव के पीछे कारण था उदारवादियों की जो भिक्षावृत्ति की जो चीजें थी, प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र, डेलीगेशन, इसको ये लोग पसंद नहीं करते थे। इनका कहना था, क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का कहना था कि लातों के भूत जो है बातों से नहीं मानेंगे, इसलिए हमें हिंसक घटनाओं के माध्यम से ही ब्रिटिश सत्ता में खौफ पैदा कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, वीडी सावरकर कि ये बेसिकली 3 भाई थे, जिनमें से आप लोग ध्यान रखना इन 3 भाइयों में गणेश, विनायक और नारायण, ध्यान रखना गणेश, विनायक और नारायण, मतलब 3 भाई हैं, 1, 2 और 3, और इन तीनों में से 2 भाइयों ने आजीवन कारावास की सजा अपने घर के लिए नहीं बल्कि अपने राष्ट्र के लिए समर्पित की। ध्यान रखना, गणेश दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर, ये 3 भाई थे। इन 3 में से तीनों ने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन 2 ऐसे थे जिनके पास सब कुछ होते हुए उन्होंने आजीवन कारावास की सजा भुगती। अब आप कहोगे सर सबसे पहले जब वीडी सावरकर को हम लेते हैं तो वीडी सावरकर से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से पहला क्वेश्चन कहां से बन सकता है? तो इसको आप देखिए। सबसे पहले अगर मैं यहां पर लूं वीडी सावरकर और आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट से हम देखें तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना नाम आएगा 1899 और एक संगठन जो क्रांतिकारी गतिविधियों में महाराष्ट्र में जिसने बहुत बड़ी भूमिका अदा की उसे कहते हैं मित्र मेला। 1899 में मित्र मेला की स्थापना करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी और मित्र मेला वो संगठन था जो क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देता था, जिसके माध्यम से युवाओं को उत्तेजित करके और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की घटनाओं को अंजाम दिलाना इसका नाम था। और ध्यान रखना, कहते हैं कि ये मित्र मेला जो है 1904 में वीडी सावरकर के प्रयासों से अभिनव भारत में चेंज हो गया। इसी का नाम हो गया अभिनव भारत, जो भारत का एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी राष्ट्रवादी संगठन के रूप में इसकी पहचान मानी जाती है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट से आप 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे, 1899 का मित्र मेला और दूसरा 1904 में इसी संगठन का नाम अभिनव भारत हो गया और अभिनव भारत के संस्थापकों में नाम आता है वीडी सावरकर का। ध्यान रखना, आप कहोगे सर कि वीडी सावरकर किससे प्रभावित थे? तो वीडी सावरकर जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानते थे। वो बाल गंगाधर तिलक के विचारों से बेहद प्रभावित थे। वो परमहंस के काफी नजदीक माने जाते हैं। तो ध्यान रखना, उस समय अगर उस टाइमिंग की बात करें तो उस टाइमिंग में बाल गंगाधर तिलक के जो भी लेख छपते थे, जो भी उत्सव छपते थे, उससे वीडी सावरकर में एक प्रकार की नई तरंगें पैदा होती थी। जैसे शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किए गए थे, उन्होंने वीडी सावरकर के अंदर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को जगाने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। इन्होंने बीए करने के बाद, चूंकि इतने पैसे वाले थे नहीं, बीए करने के बाद तिलक को ऐसा लगा, बाल गंगाधर तिलक को ऐसा लगा कि अगर इस बच्चे की मदद की जाए तो ये बैरिस्ट्री कर सकता है। और आप लोग दोस्तों ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से और उस जमाने में क्या था दोस्तों, इंग्लैंड के अंदर लंदन में एक प्रवासी भारतीय रहते थे, प्रवासी भारतीय, और उन प्रवासी भारतीयों का नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा।
बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। श्यामजी कृष्ण वर्मा बेसिकली गुजरात के थे और लंदन जाके सेट हो जाते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा, और श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है, इन्होंने भारतीय छात्रों की मदद के लिए छात्रवृत्ति प्रोग्राम चलाया था। इन्होंने भारतीय छात्रों की मदद के लिए छात्रवृत्ति प्रोग्राम चलाया था कि कुछ बच्चों को सेलेक्ट करके भारत से लंदन ले जाकर के उनकी बैरिस्ट्री का खर्चा खुद श्यामजी कृष्ण वर्मा चुकाते थे। मैं ऐसे व्यक्तित्व को दिल से सलाम करता हूं। और एक बार आपको बता दूं यहां पर कि वीडी सावरकर के साथ साथ श्यामजी कृष्ण वर्मा से भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी आप लोग ध्यान रखना। जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि श्यामजी कृष्ण वर्मा मूलतः भारत के किस क्षेत्र के रहने वाले थे, तो आप लोग ध्यान रखना श्यामजी कृष्ण वर्मा बेसिकली भारत में वो कच्छ गुजरात में एक गांव है मांडवी, उस मांडवी गांव के रहने वाले थे। कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा। और मैं श्यामजी कृष्ण वर्मा की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि श्यामजी नहीं होते तो वीडी सावरकर पढ़ने के लिए लंदन नहीं जा पाते। उस श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म जो है वो बेसिकली 4 अक्टूबर 1857 को, इनका जन्म जो है 4 अक्टूबर 1857 को, मतलब जिस समय भारत में विद्रोह हो रहा है उस समय भारत में एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ। और जन्म कहां हुआ था? मांडवी में इनका जन्म हुआ था। किसका? श्यामजी कृष्ण वर्मा का। और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वहां पर इंडिया होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की थी। और श्यामजी का घर जो है वो बेसिकली वहां पर इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखना श्यामजी का घर जो है ये इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता था। तो यहां पर मैंने 2 चीजें क्लियर की, और वो 2 चीजें क्या है कि पहली बात तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, पहली बात तो वीडी सावरकर लंदन कैसे पहुंचे? बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से श्यामजी कृष्ण वर्मा की छात्रवृत्ति पर वो लंदन में बैरिस्ट्री करने के लिए 1906 में जाते हैं। 1906 में वो लंदन में बैरिस्ट्री करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत थे। और ध्यान रखना उस समय लंदन के अंदर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारियों का संरक्षक बैठा हुआ है जिसका नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा एक बहुत बड़े प्रवासी भारतीय थे, पैसे में काफी संपन्न थे, और वो कई भारतीयों को उन्होंने छात्रवृत्ति देकर वहां पढ़ाया था। उसमें से एक जो है वीडी सावरकर भी थे। अब वीडी सावरकर जो है वो इंडिया हाउस में रहने लगे। इंडिया हाउस किसका है? इंडिया हाउस बेसिकली श्यामजी कृष्ण वर्मा का है, जिनका एक न्यूज़पेपर भी चलता था जिसका नाम था इंडियन सोशोलॉजिस्ट। ये उनका समाचार पत्र भी था। कहने का मतलब जब तक सावरकर भारत में रहे वो तिलक से प्रभावित रहे। सावरकर लंदन में पहुंचने के बाद जिस व्यक्तित्व ने उनकी जी जान से मदद की उनका नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा। अब देखिए दोस्तों, इंडिया हाउस के अंदर पहुंचने के बाद कहते हैं कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपने देश के प्रति कुछ करने की जो आग थी उसने और अधिक तीव्रता पकड़ ली। और इस क्रम में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आता है वो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना कि श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है, श्यामजी कृष्ण वर्मा 1907 के अंदर वीडी सावरकर जो है, मैं यहां पर इस पॉइंट को आगे ले लेता हूं। यहां पर ध्यान रखना कि वीडी सावरकर से आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं मैं उसको आपको सबसे पहले यहां पर दिखाना चाहूंगा। और मैं कह सकता हूं कि वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको मान लेना। मैंने पॉइंट बता रहा हूं। नंबर 1, आपको पता होगा जनवरी 1901 के अंदर, जनवरी 1901 में जब महारानी विक्टोरिया का निधन होता है, मतलब महारानी विक्टोरिया मर जाती हैं, तो महारानी विक्टोरिया के निधन पर जो शोक सभा आयोजित की गई थी, आप देखिए एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने महारानी विक्टोरिया की शोक सभा का विरोध किया कि काहे की महारानी विक्टोरिया, हम गुलाम हैं, हम उनका शोक क्यों मनाएं। तो दोस्तों ध्यान रखना
इस शोक सभा का विरोध उन्होंने किया था, ये अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है। आप देखिए उस व्यक्तित्व की ताकत, क्योंकि उस जमाने में ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा पद कोई था तो वो ब्रिटिश महारानी थी। और जब महारानी विक्टोरिया की डेथ होती है और शोक सभा आयोजित की जाती है तो वीडी सावरकर खुलेआम इसका विरोध करते हैं, और इसका मतलब होगा सरकार को डायरेक्ट चेतावनी देना। इसी प्रकार दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, दूसरा पॉइंट, जब एडवर्ड सप्तम ये बेसिकली ब्रिटेन का राजा है, जब इनका राज्याभिषेक हो रहा था, किंग सेरेमनी, और आपको पता होगा इन राजाओं का राज्याभिषेक बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ करता था। तो मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि जब एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक हो रहा था तो वीडी सावरकर ने कहा इस प्रकार के राज्याभिषेक का मैं विरोध करता हूं, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वे लोग जो एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में शामिल है उसके लिए उन्होंने एक पॉइंट बोला दोस्तों। वो क्या था कि उन्होंने एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक को गुलामी का उत्सव कहा। एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक को इन्होंने गुलामी का उत्सव कहा। और आपके फर्स्ट ग्रेड में डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध राष्ट्रवादी ने एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक को गुलामी का उत्सव कहा था, तो आपका उत्तर जो होगा वो बेसिकली वीडी सावरकर होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये विदेशी शासन के प्रति एक प्रकार की राजभक्ति है, विदेशी शासन के प्रति राजभक्ति है, विदेशी शासन के प्रति ये एक प्रकार की राजभक्ति है। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ का कि कोई भी व्यक्ति अगर एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक को लेकर खुश हो रहा है तो ये देश और जात के प्रति एक प्रकार का द्रोह मतलब विद्रोह है। देश एवं जात के प्रति मतलब अपनी जाति के प्रति एक प्रकार का ये द्रोह मतलब एक प्रकार का रिवोल्ट है। वापस मैं रिपीट कर देता हूं, वह कौन सा प्रसिद्ध क्रांतिकारी राष्ट्रवादी था जिसने 19 जनवरी 1901 में महारानी विक्टोरिया के निधन पर शोक सभा का विरोध किया था? वीडी सावरकर। नंबर 2, वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में जब कई भारतीय शामिल हुए और उस उत्सव में शामिल थे तो उन्होंने कहा कि यह एक प्रकार की गुलामी का उत्सव है, आप उस राजा के अधीन हैं, वो आपका शोषण कर रहा है और आप उसका उत्सव में शामिल हो रहे हो, ये एक प्रकार की गुलामी का उत्सव है, ये एक प्रकार का विदेशी शासन के प्रति राजभक्ति है, ये अपने देश और जाति के प्रति एक प्रकार का द्रोह है। ये किसने कहा था? तो आपका उत्तर होगा वीडी सावरकर के द्वारा ये बात कही गई थी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, कहते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहां पर है, कहते हैं कि 10 मई 1857 को 10 मई 1907 को 50 वर्ष पूरे हो गए। मतलब 1857 की विद्रोह को 50 वर्ष पूरे हुए, अर्ध शताब्दी पूरी हुई उस विद्रोह की। तो यहां पर उस समय वीडी सावरकर, आप लोग ध्यान रखना, वीडी सावरकर जो है इस टाइम में लंदन में है, और जब लंदन में थे तो उन्होंने निर्णय लिया कि 1857 का विद्रोह जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, हम उसका उत्सव मनाएंगे। आप हिम्मत देखिए कि बंदा ब्रिटेन की नाक के नीचे जाकर ब्रिटिश सत्ता को चैलेंज कर रहा है, इससे बड़ी राष्ट्रवाद क्या हो सकता है? और मैं तो कह रहा हूं कि एक बैरिस्टर था, पढ़ने के लिए गया, उस जमाने में बैरिस्ट्री पास करके किसी भी अच्छे से अच्छे मुकाम को हासिल किया जा सकता था, लेकिन यहां तो दिल में राष्ट्र के लिए आग जल रही थी। इसलिए ऐसे राष्ट्रवादियों को फिर नमन। और दोस्तों ध्यान रखना, जब ये अर्ध शताब्दी वर्ष 1857 का विद्रोह का मनाया जा रहा था, तब इस बात की
पता इंडिया हाउस में जो मनाया जा रहा था, इसका पता ब्रिटिश सरकार ने लगा और इस गुप्तचर गतिविधियों के माध्यम से इसको पता कर लिया गया था कि वीडी सावरकर इस प्रकार की चीजों में इन्वॉल्व है। इसलिए आपको पता होगा, आपसे पूछे कि वो कौन सा भारतीय जिसने बैरिस्ट्री की परीक्षा पास कर ली परंतु उसको बैरिस्ट्री की डिग्री नहीं दी गई, तो नाम होगा वीडी सावरकर। और दोस्तों, वो एक किताब लिखते हैं जो पहले मराठी में होती है, बाद में वो इंग्लिश में आती है, इंडियाज फर्स्ट इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये किताब जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये बेसिकली ये जो किताब लिखते हैं, तो अंग्रेजों ने और ब्रिटिश सरकार ने इस किताब को लंदन में और ब्रिटेन में छपने नहीं दिया। तब ये किताब जाती है फ्रांस के अंदर भी नहीं छपने दिया। तब ये किताब जाती है हॉलैंड, और हॉलैंड से छप के आती है दोस्तों, लेकिन कुछ और शीर्षक से। उसका शीर्षक ही नहीं रखा गया था, बल्कि कुछ गुप्त शीर्षक के माध्यम से वो इसको वहां पर छापते हैं। और दोस्तों, आपसे वो गुप्त नाम पूछ जा सकते हैं कि वीडी सावरकर से सरकार इतनी भयभीत हो गई थी कि वीडी सावरकर ने जो पुस्तक लिखी, उस पुस्तक को उन्होंने ब्रिटेन में प्रकाशित नहीं होने दिया। जब ब्रिटेन में प्रकाशित नहीं होने तो फ्रांस भेजा गया, वहां भी नहीं होने दिया, तो हॉलैंड में प्रकाशित हुई। लेकिन वो किस शीर्षक के नाम से आती है, तो ध्यान रखना, पीक वीक पेपर्स। उसका नाम था पीक वीक पेपर्स। स्काउट पेपर्स, इस नाम से किताब छप के आती है, जिसका असली नाम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इस नाम से ये किताब छपती है, तो आप लोग ध्यान रखना। और जैसे ही लंदन में बैठे क्रांतिकारी और महाराष्ट्र, पंजाब और बंगाल में बैठे क्रांतिकारियों के पास जब वीडी सावरकर की पुस्तक पहुंचती है, तो ये पुस्तक किसी पवित्र ग्रंथ से कम नहीं थी। कहते हैं कि दोस्तों, वीडी सावरकर की किताब और वीडी सावरकर से मिलने के बाद कोई व्यक्ति अपने आप को क्रांतिकारी बनने से रोक नहीं सकता था। अब क्या हुआ कि जिस समय ये किताब के माध्यम से, इस उत्सव के माध्यम से, 1857 की अर्ध शताब्दी के माध्यम से कहीं ना कहीं वीडी सावरकर इंडिया हाउस के सबसे हाईलाइटेड इंडियन बन गए। और इसी समय दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, दो घटनाएं घटती है। और आप लोग ध्यान रखना, ये दो घटनाएं ऐसी थी कि ब्रिटिश गुप्तचर एजेंसियों का मानना था कि इन दोनों घटनाओं के साथ कहीं ना कहीं वीडी सावरकर का रिलेशन है। और आप लोग ध्यान रखना, वो दो घटनाएं कौन सी थी, तो नंबर 1, 1909 में नासिक में, या मैं कह दूं नासिक की जिला मजिस्ट्रेट, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको कलेक्टर हम कहते हैं, 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी गई। जैक्सन की हत्या उस जमाने में अपने आप में एक बहुत बड़ा बवंडर था, जो ब्रिटिश सत्ता को डायरेक्ट चैलेंज के समान करना था। और जब जैक्सन की हत्या हुई, तो दोस्तों आपको पता होगा जैक्सन की हत्या में कौन शामिल था, तो अभिनव भारत। और अभिनव भारत किसका है? वीडी सावरकर का। कहते हैं कि अभिनव भारत के अनंत लक्ष्मण करकरे जो है, ये बेसिकली इसमें शामिल थे, जिन्होंने अनंत लक्ष्मण करकरे ने गोली मार करके उसको मौत के अंजाम तक पहुंचाया था। कहते हैं कि अभिनव भारत, अनंत लक्ष्मण करकरे, जैक्सन की हत्या, इस पूरे घटनाक्रम को आप लोग ध्यान रखना, नासिक षड्यंत्र का नाम दिया जाता है। और आप लोग ध्यान रखना, जैसे ही हत्या होती है, लंदन में बैठे वीडी सावरकर को इसके लिए पकड़ने का पूरा प्रयास पुलिस करती है कि इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं वीडी सावरकर का हाथ है। और यह बात सत्य भी है दोस्तों
कि कहते हैं कि वीडी सावरकर से मिलने के बाद कई युवा जो इंग्लैंड में पढ़ रहे थे, उन युवा क्रांतिकारियों के लिए वीडी सावरकर एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बन गए। और इसी क्रम में दोस्तों दूसरी घटना जो है जिसको आपको याद रखना चाहिए कि इंडिया हाउस का ही, इंडिया हाउस समझ जाओगे ना, इंडिया हाउस का मतलब होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा का जो घर था उसे इतिहास में इंडिया हाउस के नाम से जानते हैं। और इंडिया हाउस में ही वीडी सावरकर थे, तो कहते हैं कि इंडिया हाउस के ही मदनलाल धींगरा ने उस समय जो भारत सचिव था, उस भारत सचिव का राजनीतिक सलाहकार था, पॉलिटिकल एडवाइजर था, राजनीतिक सलाहकार जिसका नाम था कर्जन वाइली। इस कर्जन वाइली की हत्या इंडिया हाउस का मदनलाल धींगरा कर देता है। और दोस्तों यहां पर ये पॉइंट आप ध्यान रखना, 1907 समझ रहे हो, 1857 का विद्रोह की अर्ध शताब्दी 1907-8 और 1909 की दो बड़ी घटनाएं, फिर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो किताबें थी वो पीक वीक पेपर्स और स्काउट पेपर्स के नाम से भारत पहुंचती है। ये सब जो थे ये गुप्तचर विभाग के पास इसके पूरे डेटा कहते हैं उनके पास पहुंच गए और इसका लिंक जो है वो बेसिकली वीडी सावरकर के साथ जोड़ा गया। और वीडी सावरकर के साथ जोड़ा गया तो कहते हैं वीडी सावरकर को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारियां हो जाती है। और इसी तैयारियों में आप लोग ध्यान रखना, जब उनको ये पूरा पता लगता है तो 8 जुलाई 1910 को वीडी सावरकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 8 जुलाई 1910 को वीडी सावरकर को ब्रिटेन के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये तैयारियां होती है कि इनको यहां से भारत ले जाया जाए। और दोस्तों आपने ये कहानी सुनी होगी कि जब ब्रिटेन से एक जलयान मतलब एक जहाज, आप उसका नाम बताना, उस जहाज का नाम क्या था, मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। एक जहाज में बिठाकर जब उन्हें भारत लाया जा रहा था तो कहते हैं कि उन्होंने अपने मित्र को पहले ही सूचना दे दी कि पेरिस में हम ऐसा करेंगे या फ्रांस की कोस्ट पर ऐसा करेंगे। कहते हैं कि वो जलयान जब फ्रांस के तट पर पहुंचा तो वो जहाज के शौचालय के माध्यम से किस प्रकार से अपनी जान की परवाह किए बिना वो उस जलयान के शौचालय के माध्यम से समुद्र में कूद करके और लहरों को पार करते हुए कोस्ट पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने अपनी जान को अंजाम पर लगा दिया। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा वो दुर्भाग्यशाली रहे कि फ्रांस की पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके ब्रिटिश पुलिस को वापस सौंप देती है। उसके बाद उनको भारत लाया जाता है बॉम्बे के अंदर और बॉम्बे में उन पर नासिक षड्यंत्र केस के तहत, ध्यान रखना, नासिक षड्यंत्र केस के तहत उन पर मुकदमा चलता है। यह बात दिसंबर 1910 की है। और भारत के पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में, भारत के पूरे आधुनिक भारत के इतिहास में अगर जो पहला व्यक्ति जो 2 बार जिसको आजीवन कारावास की सजा हुई, उस व्यक्ति का नाम वीडी सावरकर था। और आप देखिए उन्हें काले पानी की सजा हुई, मतलब उनको बॉम्बे से अंडमान निकोबार द्वीप समूह ले जाया गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और वहां पर आपको पता है जो पोर्ट ब्लेयर की जेल थी, उस पोर्ट ब्लेयर की जेल को ही काले पानी की सजा के नाम से जाना जाता था, जो अत्यंत कठोर सजा वहां मिलती थी। कहते हैं कि दोस्तों 1911 से लेकर 1924 तक लगातार वो वहां पर रहे। 1911 से 1924 तक 1924 तक जो है वो लगातार सावरकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर की उस जेल में रहे। उन काले पानी की कड़ी कड़ी यातनाएं दी गई। काले पानी का मतलब समुद्र में जेल जो थी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जहां पर भागने के बाद कोई संभावना नहीं थी भागने की,
उस जेल में इनको बंद रखा गया। वो अनपढ़ नहीं थे, वो पढ़ा लिखा एक क्रांतिकारी था। कहते हैं कि 1924 के अंदर 1924 में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, और जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो उन्हें अंडमान से लाया गया रत्नागिरी के अंदर। ध्यान रखना, महाराष्ट्र में किस जगह पर उनको लाया जाता है, तो यहां पर होगा 1924 के अंदर उन्हें रत्नागिरी के अंदर ला करके नजरबंद कर दिया जाता है। नजरबंद का मतलब जेल तो नहीं है, लेकिन जिस घर में रह रहे हैं वहां पर पुलिस का चाक चौबंद है। और कुल मिलाकर कहते हैं दोस्तों कि इसी दौरान वो हिंदू संगठनों के कार्यों में जुट जाते हैं। ये एक मतलब एक क्रांतिकारी राष्ट्र जैसे भगत सिंह है वो सेक्युलर है, लेकिन वीडी सावरकर का ये पक्ष यहां पे कमजोर आ रहा है। और जो भी हो, हर व्यक्ति को अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन ब्रिटिश सरकार और अपोजिट जो संगठन थे उनको इनके बारे में मौका मिल गया कहने का। और कहते हैं कि 1937 तक वो किसी न किसी रूप में जेल में रहे, 1937 तक, और जेल के रूप में रह करके उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। ध्यान रखना दोस्तों, ये एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जेलों के अंदर भी चुपचाप बैठकर सांसें नहीं ली हैं, बल्कि उनके सांस के हर सांस के अंदर राष्ट्रवाद झलकता था। ऐसे व्यक्तित्व थे वीडी सावरकर। और यहां तक कि लोग कहते हैं कि 1916 के अंदर कहते हैं कि जब वो 16 वर्ष के थे तब उन्होंने मां दुर्गा के सामने शपथ ली थी कि मैं राष्ट्र के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। ऐसा व्यक्तित्व था वीडी सावरकर, जिनके भाइयों के नाम मैंने आपको बताए कि किस प्रकार गणेश, विनायक और नारायण सावरकर ने अपना जीवन किया। इसमें से 2 भाई जो है आपको पता है इस मामले में फंसे थे, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना। सावरकर ने किस सोसाइटी की स्थापना की थी, तो आप लोग ध्यान रखना, सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। ये पॉइंट भी आपको यहां पर याद रखना है। फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये भी वीडी सावरकर के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, फिर उसके बाद में आपको आगे की पूरी कहानी और सुनाता हूं। तो यहां पर दोस्तों फिर आप लोग ध्यान रखना, भारत के इतिहास का प्रथम कोटि का क्रांतिकारी किसे कहा जाता है, वीडी सावरकर को। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लिखने वाला क्रांतिकारी कौन था, वीडी सावरकर। वह कौन सा व्यक्ति था जो लंदन में बैरिस्ट्री करने के लिए गया, लेकिन बैरिस्ट्री करने के पास करने के बावजूद उनको डिग्री प्राप्त नहीं हुई, वीडी सावरकर। वह कौन सा व्यक्तित्व था जिसने लंदन में जाकर 1907-8 में 1857 के विद्रोह की 50वीं वर्षगांठ को वहां पर मनाया और ब्रिटिश को सीधी चेतावनी दी, तो नाम आपका होगा वीडी सावरकर। 1857 के विद्रोह को, 1857 के रिवोल्ट को आधुनिक भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाला पहला व्यक्तित्व कौन था, तो आपका नाम होगा वीडी सावरकर। वीडी सावरकर को किस केस के अंदर सबसे पहली बार फंसाया गया, तो नाम होगा नासिक षड्यंत्र, जिसके तहत 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की जो हत्या अनंत लक्ष्मण करकरे ने की थी, उसके लिंक जो है, उसके तार जो है वो वीडी सावरकर के साथ में जोड़े गए थे। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। वीडी सावरकर को मैंने बहुत सारे पहलू के साथ आपको समझाने का प्रयास किया। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।